where the judiciary says not once but twice that it is too late to prosecute those who rape, murder and ethnically cleanse Hindus. What kind of a Hindu Rashtra is this where क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे से भी ज्यादा जमीन है? और क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा सेकुलर देश है जिसमें सरकार सिर्फ एक ही धर्म के मंदिरों को कंट्रोल करती है? अगर आपको लगता है कि आप इंडिया का पूरा सच जानते हो, तो शायद आप एक बड़ी मिथ में जी रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस साइंटिस्ट की जिसने माइक्रोस्कोप छोड़कर इंडियन टीवी पर डेटा की तलवार उठा ली है, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, जो टीवी एंकर्स को नर्वस कर देते हैं और अपने को पैनलिस्ट का बीपी बढ़ा देते हैं। द रियल क्वेश्चन इज, व्हाई डज आनंद रंगनाथन क्रिएट so much controversy every time he speaks? Let's dive into the void of Anand Ranganathan. आनंद रंगनाथन कोई आम पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं है। ही इज अ हार्डकोर साइंटिस्ट। पीएचडी करने के बाद जेएनयू में प्रोफेसर और टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों पर 30 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स, यही उनकी सबसे बड़ी पावर है, साइंटिफिक रिगर। जब बाकी पैनलिस्ट टीवी पर इमोशनल होते हैं, वो डिबेट्स में इमोशंस नहीं बल्कि डेटा बम्बार्डमेंट करते हैं। उनका सिंपल फंडा है, फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। इसलिए उनके अनफिल्टर्ड ओपिनियंस हर उस इंसान को सुनने चाहिए जो लॉजिक में बिलीव करता है। और उनका सबसे कंट्रोवर्शियल टारगेट वक्फ एक्ट। रंगनाथन का क्लेम है कि वक्फ बोर्ड एक पैरेलल गवर्नमेंट बन चुका है। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को अपना डिक्लेयर कर सकता है और आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। रंगनाथन इसे कहते हैं जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर, 3 पावर्स एक ही हाथ में। जरा सोचिए, वक्फ बोर्ड के पास नियरली 40 लाख एकड़ जमीन है, इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवेज से भी ज्यादा। 2025 में होम मिनिस्टर ने खुद रिवील किया था कि सिर्फ 12 सालों में 2013 से 2025 तक वक्फ की जमीन डबल हो गई, 18 लाख एकड़ से नियरली 39 लाख एकड़। रंगनाथन के फैक्ट चेक स्टाइल ने इस इशू को नेशनल हेडलाइन बना दिया और उसके बाद आया 2025 में वक्फ अमेंडमेंट बिल। और यहाँ एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो आपको शॉक कर देगा। इस बिल के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को मिले थे रिकॉर्ड 97 लाख सजेशंस एंड मेमोरेंडा। ये इंडिया की पूरी संसदीय हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। लेकिन आनंद रंगनाथन हमेशा सही नहीं होते, एटलीस्ट उनके क्रिटिक्स ऐसा ही मानना चाहते हैं। जून 2024 में उन्होंने एक इंटरनेशनल फायर स्टॉर्म क्रिएट कर दिया जब उन्होंने कश्मीर के लिए इजराइल लाइक सोल्यूशन की मांग की। क्रिटिक्स ने इसे वायलेंस की कॉल कहा, लेकिन रंगनाथन का कहना था कि ये जस्टिस है उन 7 लाख कश्मीरी हिंदूज के लिए जिनका 1990 में इथनिक क्लिंसिंग हुआ था। रंगनाथन कहते हैं, हमारी स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में जो लिखा है वो हिस्ट्री नहीं, एक केयरफुली क्राफ्टेड झूठ है। जो औरंगजेब लाखों लोगों का कातिल था, उसके जुल्म को ग्लोरियस रेन कहकर पढ़ाना सिर्फ गलती नहीं, डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट है ताकि आप कभी सच न जानो। जो हिस्ट्री हमने स्कूल में पढ़ी, रंगनाथन उसे मिथ बोलकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसकी जगह रखते हैं रॉ अनकंफर्टेबल एविडेंस। और यहाँ आता है वो ट्विस्ट जिस पर लोग सबसे कम ध्यान देते हैं। ज्यादातर लोग रंगनाथन को प्रो गवर्नमेंट या बीजेपी का माउथ पीस समझते हैं, लेकिन यह भी एक मिथ है और वो खुद इसे तोड़ देते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने नैरेटिव मैनेजमेंट के मामले में मोदी सरकार को 10 में से सिर्फ 1 रेटिंग दी है। उनका साफ कहना था कि सरकार अपने ही लोगों और सच्चाई को डिफेंड करने में कंप्लीटली फेल रही है। उनके हिसाब से इतनी बड़ी मेजॉरिटी होने के बाद भी इतनी वीकनेस दिखाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। वो एक चुपता हुआ सवाल हमेशा पूछते हैं कि इतने सालों बाद भी हिंदू मंदिर सरकारी कंट्रोल से आजाद क्यों नहीं हुए? एचआरसी एक्ट आज भी वैसा का वैसा ही है। यही बात रंगनाथन को यूनिक बनाती है। वो किसी पार्टी के यस मैन नहीं है, वो सिर्फ डेटा और लॉजिक के साथी है। चाहे आप उनसे प्यार करो या नफरत, आनंद रंगनाथन ने बदल दिया है वो तरीका जिसमें हम इंडिया के बारे में बात करते हैं। उन्होंने डिबेट को फीलिंग्स से निकालकर सेक्शन 40 और आर्टिकल 25 पे ला दिया। लेकिन असली सवाल आपसे है, क्या कोई देश सच में सेकुलर हो सकता है जब उसका कानून अलग अलग रिलीजन्स पर अलग अलग तरीके से लागू होता है? या रंगनाथन का डेटा सिर्फ एक नया तरीका है पुरानी आग को नए माचिस से सुलगाने का? तो आपका क्या मानना है? आपके थॉट्स कमेंट में बताइए।